अंशुमान सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल अंशुमान फिजिक्स में। यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए फिजिक्स के चैप्टर्स की एक एक करके पूरी प्लेलिस्ट, जिसमें हम आपको देंगे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर स्टाइल में सारे वीडियोस। तो पूरी वीडियो को जरूर देखें ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने पूरी वीडियोस देख डाली तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं हो जो फिजिक्स में ना आता हो। जैसे कि कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं कि सर मुझे फिजिक्स में डर लग रहा है, मुझे न्यूमेरिकल नहीं बनाने आते, मैं न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप एक भी कॉन्सेप्ट को मिस मत कीजिएगा, बस सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा, कभी भी ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आपको ना आए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो नंबर 1 हमारे पास हेडिंग से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कूलाम का नियम है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत बल रेखाएं हैं, कूलाम के नियम का सदिश रूप है और अच्छी और निरक्षी स्थिति। इस चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके बारे में आप विशेषकर ध्यान दें। ठीक है, तो हम जब बताते जाएंगे तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर इंपॉर्टेंट बता देंगे, तो आप ध्यान रखिएगा विशेषकर। ठीक है, तो विद्युत नंबर 1 में हेडिंग की बात करते हैं। जैसे कि आपने सबसे पढ़ा था साइंस के बारे में। ठीक है, तो सब साइंस पढ़ा। साइंस हमारे 3 ब्रांच में डिवाइड हो गई। नंबर 1 में पी सी एम, सॉरी एम नहीं बी, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो ऐसे जब आगे ब्रांच बढ़ती साइंस की तो फिजिक्स के भी कई सारे पार्ट आ जाते हैं, जिसमें अभी हम पढ़ते हैं विद्युत पढ़ेंगे, आगे चल के चुंबक भी पढ़ेंगे, फिर प्रकाश पढ़ेंगे, है ना। इस प्रकार से अलग अलग रेखाएं शाखाएं बन गई हमारी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशित वस्तुओं के मध्य होने वाली क्रियाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यानी कि जो आवेश को गुणों का अध्ययन करते हैं या आवेश का अध्ययन करते हैं, आवेशों के बीच होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, हमारा क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत। ये अब अगर हम बात करें स्थिर विद्युत क्या होता है, स्थिर विद्युत की अगर बात करेंगे तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत। लेकिन अगर हम बात करें ये विद्युत शब्द का इस्तेमाल कहां से हुआ, ये आवेश शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, आवेश का मीन्स क्या, कहां से खोजा गया, तो सबसे पहले यहां से लगभग 2600 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो हमारे थेल्स एक वैज्ञानिक थे, यूनानी दार्शनिक थेल्स नाम था इनका। इन्होंने बताया कि जो अंबर होता है, अंबर एक धातु होती है, वो धातु के टुकड़ों को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, ये बताया था थेल्स ने। लेकिन कई समय बाद तक खोज चलती रही, कुछ खास विशेष कुछ मिला नहीं। तो गिलबर्ट आते हैं लगभग 1600 ईस्वी बाद। ठीक है, 1600 ईस्वी। उन्होंने बताया कि अंबर के अलावा जैसे कांच है या लाख है, कांच वगैरह जानते हैं, लाख जानते हो कि राजस्थान में तो कांच लाख के कड़े वगैरह पहनती है ना, लाख है, वो क्या करता है, धातु के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आजकल आपने भी देखा होगा, हम लोग फूटा ले लेते हैं और बालों में रगड़ डालते पूरा और फट से कुछ भी घसीट लेते, कुछ भी नहीं, मतलब लोहे छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपने हल्की वस्तुओं को आकर्षित, यानी कुछ भी रगड़ा किसी बुलाना है या ऐसा थोड़ा ना सकता, यानी कुछ हल्की वस्तुओं क्या कर सकता था, अपनी ओर आकर्षित करता था। ठीक है, यहाँ से आवेश की उत्पत्ति होती है, आगे बताएंगे आवेश का नामकरण किसने किया, आवेश के भागों में किसने डिवाइड किया, ये सब बातें। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये तो समझ में आ गया कि हम आवेश के गुणों का अध्ययन कर रहे हैं, पर दो भाषाएं ली जा रही, दो चीजों की बात की जा रही। नंबर 1 दो चीज किसकी बात की जा रही है, एक आवेश है जो विद्युत आवेश की बात कर रहे हैं, विद्युत के अंदर आ रहा है, एक आवेश स्थिर विद्युत के अंदर रुका हुआ है ना। वैसे तो आवेश धनावेश ऋणावेश होता है हमारे पास, लेकिन ये क्या बात हो रही है कि जो एक आवेश हमारा स्थिर अवस्था में है, एक आवेश हो गया, यानी कि एक आवेश फिर गति अवस्था में आ जाएगा, गतिमान होगा, है ना। तो ऐसा अलग अलग बिहेवियर के अवसर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है समझिएगा कि अगर आवेश हमारा स्थिर है, स्टैटिक चार्ज है हमारा, ठीक है, तो जो स्टैटिक चार्ज है, स्थिर अवस्था में है, वो क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन क्षेत्र उत्पन्न करता है, बट जो हमारा मोशन में है, गतिमान आवेश है, वो क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अब चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न कर दिया, देखो जैसे किसी चीज का अगर गुण है, चुंबक है, चुंबक के चारों ओर उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबक का गुण है चुंबकीय क्षेत्र, वैसे ही आवेश का भी गुण है कि वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ही करेगा। तो अब उसकी चारों ओर आवेश हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो आवेश जब गतिमान हो जाता है, कैसा हो जाता है, गतिमान। तो गतिमान होने पर वो क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब आपने कई बार देखा होगा कि बड़े बड़े कंटेनर्स में एक लोहे का वो लगा होता है, गोल गोल पहिया टाइप का, जो बड़ी बड़ी कारों में चिपक जाता है, उठा लेता है। तो देखो अगर नॉर्मली आप देखिए किसी चीज को चुंबक ही है, चुंबक अगर आप आपस में रखें तो चिपक जाएगा, है ना।
तो छूटता, हमें छुड़ाना पड़ता है, लेकिन वो चुंबक चिपकने के बाद अपने आप तार को छोड़ देता है। बड़े बड़े जो समुद्र किनारे कंटेनर होते हैं, पुष्पा मूवी देखी होगी आपने ना, पुष्पा, वैसे उसमें एक लोहा लगा होता है, उसका भी नर्म लोहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्म लोहा। तो उस मूवी में आपने कई बार देखा होगा, उसमें इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि नर्म लोहा ना, नाम मत जाइए, पुष्पा ना समझ के फ्लावर नहीं, वो फायर है, वैसे नर्म लोहा भी मत जाए, नर्म नाम है उसका, है ना। बाकी वो बहुत हाईटेक लोहा होता है, ठीक। उसके अंदर एक गुण होता है कि अगर उसमें हम करंट प्रवाहित करते हैं, करंट यानी आवेश की चलने के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, आवेश की चलने के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तो जैसे ही नर्म लोहे पे हम धारा प्रवाहित करेंगे तो वो चुंबक का कार्य करने लगता है, चुंबक का। इसलिए तो जो गतिमान आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय भी उत्पन्न करता है। देखिए, जैसे कि यहाँ की बात करेंगे, यहाँ पे स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। आए समझ में? बताओ, ऐसा भी बहुविकल्पी में आता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा था, ठीक है। अब आवेश की बात करते हैं, आवेश होता क्या है? अभी तो तुमको बताया कि रगड़ो, क्या करोगे? रगड़ने पे किसी वस्तु को क्या कर लेते हैं? आकर्षित कर लेते हैं, ये तो कर रहे थे। यानी कि किसी वस्तु का वह गुण जिसकी उपस्थिति में वस्तु अन्य वस्तु को क्या करती है? आकर्षित देती है, अन्य वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर देती है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? आवेश, ठीक है। ये विद्युत आवेश कहलाता है, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसकी एक अदिश राशि है, इसका खोज सन 1446 ईस्वी में थॉमस ब्राउन ने इसका नामकरण किया था, खोज नहीं की। सबसे पहले आए थे थेल्स ने बताया था भैया आवेश क्या होता है, किसके कारण है, ये कुछ है जो आकर्षित कर। नाम किसी ने दिया, केवल गुण के बारे में बताया था, गुण के बारे में। ऐसे ही आगे हमारे पास गिलबर्ट भी उसके गुण के बारे में बताया, रगड़ने पर आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है ना। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो क्या करता है? आवेश को आकर्षित से फूटा को बाल से रगड़ दिया। लेकिन उन्होंने भी नाम नहीं दिया। नाम किसने दिया था? थॉमस ब्राउन ने। किसने दिया था? थॉमस ब्राउन ने। कब दिया था? 1446 ईस्वी। अगर आवेश की मात्रक की आप बात करेंगे तो कूलाम, भाई साहब, इसका एक मात्रक होता है हमारे पास, ठीक है। वैसे और भी मात्रक होते हैं, ESU होता है, EMU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसके कई सारे मात्रक, ठीक है। और एक ऐसे एब कूलाम भी होता है। क्या होता है? एब कूलाम, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। एब कूलाम भी होता है हमारे पास मात्रक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आता है जैसे कि आवेश के प्रकार। सन 2052 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को। अब ये बेंजामिन फ्रैंकलिन कहां से आ गए बीच में? तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन थे, इसके बारे में जानते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो ये बहुत बड़े खोजी जाना थे, उन्होंने सोचा एक बार, चलिए अच्छा हम ये जानते हैं कि जो हमारे घर में जो बिजली इस्तेमाल, लाइट जिसकी वजह से चल रहा है, ऐसे ही जो आसमान में देखा बिजली चमकती है, इसमें और उसमें क्या फर्क है? उन्होंने क्या किया, एक पतंग लिया और पतंग को बढ़िया डोरी से बांधा हुआ टांग दिया एकदम, उड़ा लेते नहीं उड़ा पाते तो बताना भाई, कमेंट में बताया करो। अब जैसे उड़ाना चालू किया, ऊपर आगे एक चाबी का गुच्छा लगा दिया, चाबी के बोला जाता है। जैसे ही पतंग गिरी, पतंग में बिजली गिरी, साले उनके बाल क्या हो गए, हो जाएंगे, है ना। लेकिन साइंटिस्ट आदमी सोचा टपक जाए, टपक, साइंटिस्ट आदमी बचेंगे कैसे भाई? सिस्टम है उनके पास लगा रखा है। उनको ये तो पता चल गया कि भाई तो जो हम लोग घर में बिजली यूज कर रहे हैं, जो आसमान बिजली कड़कती है, दोनों में कोई खास डिफरेंट नहीं है, बस वोल्टेज डिफरेंट है। शायद उसका वोल्टेज लगभग कई हजार वोल्ट होता है, यहाँ का वोल्टेज थोड़ा कम होता है, तो वोल्टेज डिफरेंट था, बाकी कोई भी डिफरेंट नहीं था। तो यहाँ से इनको सीख मिलती है। इन्होंने क्या किया, फिर आवेश को दो भागों में बांट दिया। नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। धनावेश हमारा क्या होता है, जब कांच की छड़ को, ये हमारे पास कांच की छड़ को रेशम से कपड़े से रगड़ते हैं, जब क्या करते हैं, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, तो उस पर क्या जाता है, धनावेश। क्या जाता है, धनावेश। ठीक, जब जिस वस्तु पर धनावेश आता है उसे धनावेशित वस्तु कहते हैं। जिस वस्तु पर क्या आता है, धनावेश आता है, उसे धनावेशित वस्तु कहते हैं। अब देखो सिंपल सी बात समझो, हम तुम है, अगर कोई भी पर्सन है, वो जो बना हुआ कोई भी पर्सन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मिलके बने। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना हुआ पदार्थ क्या होता है, परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर। इतना समझ आ गया, सारे के सारे तत्व जो है वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हुए। अगर तुम सोचो हमने रगड़ा और उस पर आया पॉजिटिव चार्ज, क्या आया, पॉजिटिव आया, तो जैसे ही ये बताओ हमारे पास पॉजिटिव आया तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना पड़ेगा, बाहर, क्योंकि सब चीज पूर्णतः भरी हुई है, स्थिर अवस्था में, अपने आप में सारी चीजें बैलेंस है, भगवान ने करके रखी है ना। जितने भी आपके शरीर को इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है वो ऑलरेडी है, लेकिन तुम जबरदस्ती रगड़ोगे तो समस्या। जब तुम रगड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बाहर, तो जिससे प्रोटॉन प्लस यानी कहाँ आएगा, अंदर।
जब इलेक्ट्रॉन अंदर मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो इलेक्ट्रॉन में क्या हो गई, कमी, जिससे तुम्हारे द्रव्यमान में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अगर आप इलेक्ट्रॉन को बाहर किए दे रहे हैं तो द्रव्यमान में आपके क्या आ जाएगी भाई साहब, कमी आ जाएगी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो उस पर धनावेश आ जाता है, और जिस वस्तु पर धनावेश आता है उसमें धनावेशित वस्तु कहते हैं। इस स्थिति में वस्तु के द्रव्यमान में सूक्ष्म कमी हो जाती है। जस्ट इसका अपोजिट लिखेंगे इसमें, जब कांच की छड़ को, जैसे फिर इसको बोलते हैं एबोनाइट, क्या बोलते हैं, एबोनाइट। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, किससे रगड़ते हैं, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो उस पर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। जिस वस्तु पर ऋणावेश आता है उस वस्तु क्या बोलते हैं, ऋणावेशित वस्तु कहा जाता है। तब अब देखो ऋणावेश आ रहा है और पहले से ऋणावेश था, क्या बोला, पहले से ही ऋणावेश था और ऋणावेश आ गया तो एक्स्ट्रा हो गया हमारे पास। जब दोनों की ऋणावेश ज्यादा हो गया तो उसमें क्या हो गई, अधिकता आ गई, अधिकता आई। समझे कि नहीं समझे, समझे। आगे बढ़ते, आगे क्या है, आगे कह रहा उदासीन वस्तु। क्या उदासीन का मींस यहाँ पे क्या होता है, ना तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है ना तो हमारे पास निगेटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या हो चुकी है, बराबर हो गई है। ना इलेक्ट्रॉन है ना तो प्रोटॉन है, दोनों आपस में बराबर हो गए, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, उदासीन। क्या बोला जाएगा, उदासीन। अब नोट लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ, किसी वस्तु के आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन तथा ऋणावेश उत्तरदायी होता है। मतलब किसी भी वस्तु को अगर आप चार्ज कर रहे हैं, यानी कि आपने देखा कई बार मोबाइल को चार्जर लगा देते हैं, चार्जिंग करते हैं, तो यानी कि जब वस्तु कोई चार्ज हो रही, बैटरी कोई चार्ज हो रही है, सेल कोई चार्ज हो रहा है, उसका जो मेन रीजन है वो है इलेक्ट्रॉन। कौन है, किसी भी वस्तु को अगर आपको चार्ज करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन देने ही, बिना इलेक्ट्रॉन के आप चार्ज नहीं। बाई चांस एग्जांपल आपको देते कि बाई चांस जैसे हम लोग कई बार शरीर एकदम बिल्कुल ढीला ढीला हो जाता है, एकदम शरीर में कमजोरी महसूस होती है, तो कुछ लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, ग्लूकोज लगवा लेते हैं, है ना, H2O ऑक्सीजन यानी इलेक्ट्रॉन मिलेगा शरीर में, क्या आएगी, एनर्जी महसूस होगी। या फिर कुछ लोग मेडिकल स्टोर में जाके इलेक्ट्रॉन ले आते हैं, इलेक्ट्रॉन, है ना, उसको भी पानी में घोल के H2O यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन क्या मिली, बॉडी है कि नहीं। यानी कि ताकत यानी कहां से मिलने में, इलेक्ट्रॉन से मिलने, ठीक है ना। यानी कोई भी चीज के लिए मेन उत्तरदायी कौन है, किसी चीज को चार्ज करने के, एनर्जी देने के लिए इलेक्ट्रॉन। कौन है, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो कोई भी वस्तु चार्ज नहीं सकती। अब चार्जिंग की विधियों की बात करें, आवेशन की, तो आवेशन की 3 विधियां होती, घर्षण विधि, चालन विधि, प्रेरण विधि। अब बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिएगा कि घर्षण विधि क्या होती है। जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है, क्या करते हैं, रगड़ते हैं, ठीक है। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो वह आवेशित हो जाती है, वो क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो आवेशन की यह विधि क्या कहलाती है, तो घर्षण कहलाती है, घर्षण विधि। यानी कि एक वस्तु को जब दूसरी वस्तु से रगड़ोगे, जैसे एक कूटा लिया, बालू से रगड़ डाला, तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु से हमने क्या किया, रगड़ा, तो रगड़ने की यह विधि हमारी क्या कहलाती है, घर्षण विधि कहलाती है, याद रहेगा। अब हम बात करते हैं चालन विधि की। तो चालन विधि क्या कहती है, जब हमने क्या किया, एक वस्तु ली, मान लो ये आवेशित वस्तु, कैसी है, आवेशित, ठीक। बगल में हमने एक वस्तु ले ली जो कि हमारी थी उदासीन, कैसी थी, उदासीन। अभी तो हमने रगड़ा था, अब हम क्या करते हैं, स्पर्श कराएंगे, क्या कराएंगे, स्पर्श। तो जब आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु से स्पर्श करा, क्या बोलेंगे, जब आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु से क्या करते हैं, स्पर्श कराते हैं, तो आवेशित वस्तु में उदासीन वस्तु की समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। कैसी प्रकृति का, समान प्रकृति का आवेश आता है। यानी कि अगर आवेशित वस्तु में प्लस का आवेश रहेगा तो उदासीन वस्तु में भी प्लस का ही आएगा। अगर आवेशित वस्तु में निगेटिव का आवेश तो उदासीन वस्तु में निगेटिव का ही आवेश आएगा। यानी कि अगर आप कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं, होता है ना सही, उनके समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। कैसा आ जाता है, समान प्रकृति का आवेश आ जाता है, आप भी बिगड़ जाते हैं। यानी कि आवेशित वस्तु को जब उदासीन वस्तु के स्पर्श कराते हैं, क्या कराते हैं, टच मिला, है ना। जब स्पर्श कराएंगे तो वहां पे क्या होगा, उदासीन वस्तु में आवेशित वस्तु की प्रकृति का सेम नेचर, प्रकृति का क्या जाता है, आवेश रहता। लेकिन प्रेरण विधि थोड़ी अलग होती है कि जब हम क्या करते हैं, मान लो हमने फिर से एक वस्तु ले, ये भी कैसी है, चिंटू समझिएगा, चिंटू बेटा देखो देखो देखो, अब हमारी ये क्या थी, उदासीन, ये भी है ना, ये भी क्या है हमारे पास, उदासीन है। अब हमने फिर से आवेशित वस्तु ले ली, उदासीन ले ली, लेकिन अब हम स्पर्श नहीं कराएंगे,
अब केवल समीप समीप रहेंगे। देखा होगा आपने कि जब हम आवेशित वस्तु क्या करते हैं, उदासीन वस्तु के समीप लाते हैं, तो क्या होता है, आवेशित वस्तु के विपरीत प्रकृति का, आवेशित वस्तु की विपरीत प्रकृति का उदासीन वस्तु में आवेश आता है। उदासीन वस्तु नेचर का आवेश नहीं आएगा, तो इसके पास प्लस था, इसमें भी प्लस आ गया, लेकिन अब नहीं, अब प्लस है तो कैसा आ रहा है, निगेटिव, यानी विपरीत प्रकृति का आवेश। जैसा तुम करो उसको उल्टा हम करें, तो यही तो कुछ लोग कहते हैं, वो लोग समीप रहते हैं। ठीक, जब आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के समीप लाते हैं तो आवेशित वस्तु के विपरीत प्रकृति का आवेश उदासीन वस्तु आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारे पास, तो घर्षण विधि आप पढ़ लेंगे। सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट ने बताया कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो स्पर्श कराया जाता है, रगड़ा जाता है, तो वो आवेशित हो जाती है। आवेशन की विधि क्या कहलाती है, घर्षण आती है। ठीक, ये थे हमारे गिलबर्ट, ये विधि के बारे में उन्होंने बताया। ठीक, फिर नंबर 2 विधि की बात करें, जब किसी वस्तु को, आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु से स्पर्श करा देते हैं, क्या कर देते हैं, स्पर्श कर देते हैं, उसके सेम नेचर का आवेश उदासीन वस्तु में चला जाता है, इसे बोलते हैं चालन विधि। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रेरण विधि की, तो जैसे हम क्या करेंगे, केवल समीप लेके जाएंगे। जब आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु क्या करते हैं, समीप ले जाती है, तो उसके विपरीत नेचर का इसमें आवेश, इसमें पॉजिटिव, इसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाता है, विपरीत नेचर का। ठीक, इस विधि क्या कहते हैं, प्रेरण विधि कहलाती है। आवेशित वस्तु के आवेश को प्रेरक आवेश और उदासीन वस्तु के आवेश को प्रेरित आवेश कहते हैं। यानी कि जो आवेशित वस्तु पर आवेश आया वो प्रेरक आवेश है, जो उदासीन वस्तु पर आवेश आया उसको बोलते हैं प्रेरित आवेश। ये प्रेरक है, वो क्या प्रेरित है। ठीक है, लड़की लड़का नहीं, पर आवेश है। ठीक है, तो अगली हेडिंग हमारे पास क्या आती है, अगली हेडिंग हमारे पास आती है वैद्युत आवेश के गुण। गुण में कौन कौन से गुण आते हैं, आकर्षण, प्रतिकर्षण, आवेश का संरक्षण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश की योज्यता, आवेश में वेग का। अगर आप एक चीज को ध्यान से एकदम समझोगे तो कई सारे एक न्यूमेरिकल आता है आवेश के क्वांटीकरण, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर भी हम एक आपको न्यूमेरिकल अभी बताएंगे। ठीक है, तो नंबर 1 में हम बात करते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण का। आकर्षण प्रतिकर्षण क्या होता है, तो तुमको पता है जब सेम नेचर के आवेश होंगे, दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस, उनके बीच में भाई साहब क्या होगा, थोड़ा पसंद करें, है ना, एक दूसरे को पसंद करता है ना, दोनों सेम टू सेम है, प्लस प्लस, दोनों कैसे है, माइनस माइनस, पसंद ही नहीं करेंगे। लेकिन एक प्लस का हो, एक का हो माइनस, या फिर एक माइनस का दूसरा प्लस का, दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण हो जाएगा। दोनों में अब क्या आ गया, आकर्षण आ गया, कि दोनों का गुण बदल चुका है। क्या हो चुका है, दोनों प्लस प्लस के थे भैया, आकर्षण। अब एक माइनस एक प्लस, दोनों अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग प्रकृति के, अब क्या करेगा, आकर्षण करेगा। ठीक, तो आया समझ में, यानी कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच में आकर्षण और विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में क्या होता है, आया। बताओ, जिसको समझ में आया अपना अपना हाथ उठा कमेंट में लिखो, आया कि नहीं आया, यस या नो। ठीक है, आवेश के संरक्षण की बात करते हैं। आवेश का संरक्षण क्या होता है, ऊर्जा का याद है तुम्हें, बताओ, ऊर्जा का संरक्षण याद है, मन में तो सोच सकते हो कि ऊर्जा का संरक्षण क्या था, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, सेम आवेश का होता है। मान लो हमारे पास एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, दो वस्तु ले ली हम लोगों ने, तो आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे भेजने को बोलेंगे स्थानांतरित करते हैं, क्या करते हैं, स्थानांतरित, बदलना, ट्रांसफर करना। ठीक है, रहेगा यहाँ तक। अब आता है आवेश का क्वांटीकरण में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बॉबी एलपी वगैरह में न्यूमेरिकल आते हैं, और फिर कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में इसका छोटा छोटा फॉर्मूले का यूज जरूर करना। अब इसका क्वांटीकरण क्या होता है, तो हमने क्या देखा भैया, आवेश का यहाँ पे आदान और प्रदान हो रहा है, या आवेश को दे रहा है और है ना, तो यह आदान प्रदान, आवेश ले दे रहा है तो भैया आवेश को लेना देना हमारा आदान प्रदान हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, आवेश का आदान प्रदान पूर्ण संख्या के रूप में हो, याद रहेगा, आवेश का आदान प्रदान किसमें होता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या हो गया, कुल नंबर, मतलब आवेश जाएगा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर तो होगा, लेकिन पूरा पूरा, अगर एक आवेश जाएगा तो एक जाएगा या दो जाएगा या तीन जाएगा या चार जाएगा, ऐसा नहीं होगा 0.5 चला गया, 0.6 चला गया या 1.2 चला गया या फिर 1.32, ऐसा पटे में या पावर पॉइंट में नहीं जाता, जाएगा तो 1 2 4, है ना, मतलब अनंत तक जा सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या के रूप, इसके रूप में जाएगा पूर्ण संख्या के रूप। आवेश का आदान प्रदान पूर्ण संख्या के रूप में होता है। इसका एक फॉर्मूला आता है Q बराबर N,
यहाँ पर Q हमारा आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 10 की पावर -19, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10 की पावर -19। जहां तक याद जाएगा आवेश का क्वांटीकरण। अब बात करते हैं आवेश की योज्यता की। अभी हम आपको पूरा इसको फिर से आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी आवेश की योज्यता की बात। मान लीजिए एक पिंड था हमारे पास, कई सारे आवेश है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, मान लीजिए माइनस का है ना, कई सारे आवेश है। तो क्या बोलेंगे, किसी पिंड पर स्थित आवेशों का कुल आवेश, किसी पिंड पर स्थित आवेशों का कुल आवेश। अब इसकी योज्यता की बात कर रहे हैं भाई, इस पिंड पे बहुत सारे आवेश है, तो इनका जो कुल आवेश होगा, उनके आवेशों के अलग अलग आवेशों के योग के, अलग अलग आवेशों के, ये माइनस का है, तो अलग अलग आवेशों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अलग अलग आवेशों के योग के बराबर होता है, याद रहेगा। ठीक, क्या बताया, किसी पिंड पर स्थित आवेशों का कुल आवेश, किसी पिंड का स्थित आवेशों में से किसी पिंड में स्थित आवेशों का कुल आवेश उनके अलग अलग आवेशों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। या फिर ऐसे कह सकते हो कि पिंड का कुल आवेश उसमें अलग अलग उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा को हिंदी में बोलते हैं बीजगणितीय योग। क्या बोला जाता है, बीजगणितीय योग। अब बीजगणितीय योग के बराबर क्यों होता है भाई साहब, सब है ना जोड़ते जाते हैं, इनफिनिट तक जाए, कोई जरूरत है 5 आवेश हो, 50 2000 4000 अनंत तक जाए। कहां तक जाएगा, अनंत तक। जब मैथ से पढ़ा होगा, जब कई चीज को हम अनंत तक ले जाते हैं तो वहां सिग्मा लगा देते हैं। क्या लगा दिया जाता है, सिग्मा। ठीक है, तो अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक, आगे बढ़ते। अब लेकिन एक और बची, आवेश पर वेग का प्रभाव, आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लिख लोगे। अब सारे पॉइंट्स पेपर देख लेते हैं, न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हमने बात की थी आकर्षण प्रतिकर्षण की, तो समान प्रकृति के बीच में आकर्षण और विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण। ठीक है, तो ये आपके सामने है, यहाँ पे डायग्राम भी बना, आवेश का संरचना आपको बताया। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। फिर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान पूर्ण संख्या के रूप में होता है। ठीक, इसमें फॉर्मूला आ गया Q बराबर N, N हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, Q हमारा आवेश है। फिर E की वैल्यू होती है 1.6 उसके -19, किसको बोलते हैं, मूल आवेश। क्या बोलते हैं, मूल आवेश क्यों बोलते हैं, क्योंकि आवेश की वह न्यूनतम मात्रा है। ये क्या है, आवेश की न्यूनतम मात्रा 1.6 10 की पावर -19 न्यूनतम। न्यूनतम मतलब क्या, अगर एक भी पॉइंट कम हो गया तो आवेश पॉसिबल, यानी इससे ऊपर जा सकते हैं, इसके ऊपर, पर इसके नीचे जाना पॉसिबल नहीं है। ये आवेश की न्यूनतम मात्रा, कौन सी मात्रा है, न्यूनतम। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आवेश की योज्यता बताया, किसी पिंड का कुल आवेश उसमें उपस्थित आवेशों के कणों के योग के बीच योग क्या होता है, बराबर होता है। आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमने आपको ये बताया। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं सब न्यूमेरिकल की, जिसकी हम बात करने। ठीक है, आपको गुणा भाग आता है कि नहीं आता, अगर नहीं आता आप कमेंट करिए, तो आपको हम फिजिक्स की बेसिक्स मैथ के बारे में आपको हम समझाएंगे और उसके लेक्चर्स को देंगे। तो इसलिए आप इसमें कमेंट करें, कम से कम ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो जल्दी से जल्द हम आपको उसके लिए वीडियो देंगे। ठीक है, बेसिक्स मैथ जिसको बोलते हैं। ठीक, तो एक आवेश पर 4000 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है 4। ठीक है, इसमें चालक में उपस्थित कुल आवेश यानी Q निकालना। हम क्या करेंगे, Q बराबर लगाएंगे, है ना। यहाँ पे रखिए 4000, E का मान 1.19, ये तो होगा 16 चौको 64 हो जाएगा। यहाँ पे 3 जीरो है हमारे पास, तो 3 जीरो से ये जीरो हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो 10 की पावर यहाँ बचेगा -16। ये हमारा आ गया आवेश का मान, याद रहेगा। ठीक, बहुत सिंपल है सवाल, पर ये पता है अभी तो सिंपल लग रहा है, जब लॉन्ग क्वेश्चन जैसे बनते हैं 5 नंबर में, तो वहां पे इसका यूज करते हैं। मान लीजिए पहले Q निकालना पड़ेगा, फिर F निकालना पड़ेगा, तो वहां पे थोड़ा डिफिकल्ट ना लगे आपको, थोड़े छोटे पहले छोटे छोटे सवालों प्रैक्टिस करेंगे, फिर लॉन्ग पे आएंगे। एग्जैक्टली एकदम से लॉन्ग पे नहीं आ सकते, है ना, इसलिए पहले छोटे छोटे प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हमारे पास आ रहा है कि एक चालक पर इतने गुलाम का आवेश है, तो Q बराबर हमारे पास आया 2.4 10 की पावर -18 गुलाम। फिर चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो N निकालना है हमें, तो बराबर लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर Q का मान रखेंगे 2.4 10 की पावर -18। ठीक है, N निकालना है, तो E का मान 1.6 × 10 की पावर -19। ठीक है, तो देखो ये गुणे में किस में आएगा, भाग में, तो N बराबर हमारे पास आएगा 2.4 10 की पावर -18, यहाँ पे आया 1.6 × 10 की पावर -19। ये से ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल बचेगा 1, तो यहाँ पे 2.4
और यहाँ पे एक जीरो नीचे बचा, इसको ऊपर भेज दीजिए, की पावर माइनस की जगह प्लस का वन हमारा पास, ठीक है, ये 1.6। तो इसको हम लोग काटेंगे तो ये कटेगा कितनी बार में, 1.5। 10 की पावर यहाँ पे हमारा आएगा 1, तो 1 इसको दे दो, लगभग 15 हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन बचेंगे 15, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आया समझ में, फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर 7n14, जब ऐसा दिया तो ये नीचे होता परमाणु क्रमांक, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। ऊपर वाले को बोलते परमाणु भार, नीचे वाले बोलते परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का ही मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी n दिया गया, n बराबर 7 दिया गया, q बराबर लगाना है, यानी n का मान रखिए 7, 1.6 गुना इसके। अब तो आप गुणा कर लेंगे, है ना, इसको कर लीजिएगा आप, ठीक। आगे हमारे पास क्या कहता है, ठीक है। तो इसके बाद जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्वार्क मॉडल और कूलाम का नियम, और उससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जो हर बार पेपर में आते हैं, ठीक है। तो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि आपको अगली क्लास मिस ना हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।